ताजमहल, हम सब ने इसके बारे में सुना है, तस्वीरें देखी हैं और शायद आप में से कई लोग वहां गए भी होंगे। लेकिन आज हम उस आम सी रोमांटिक कहानी से थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम इस बात को डिकोड करेंगे कि आखिर 17वीं सदी में इंजीनियरिंग और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का ये मास्टर क्लास खड़ा कैसे हुआ। चलिए इस अजूबे के निर्माण की असली कहानी में चलते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, बिना बिजली, बिना किसी मॉडर्न क्रेन या भारी मशीनों के आज से 400 साल पहले इतना विशाल और बेदाग स्मारक कैसे बन सकता है? ये सिर्फ कुछ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने का काम तो बिल्कुल नहीं था। सच कहूं तो उस दौर की तकनीक को देखते हुए ये एक तरह से असंभव सा प्रोजेक्ट था। तो फिर ये मुमकिन कैसे हुआ? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे दुख से। बात 1631 की है। बुरहानपुर में एक बेहद दुखद घटना घटी जब मुगल सम्राट शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल का अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस सदमे ने शाहजहां को इस कदर तोड़ दिया था कि रातों रात उनके बाल सफेद हो गए थे और उसी अपार दुख के बीच एक ऐसी इमारत बनाने का संकल्प लिया गया जिसे दुनिया कभी भूल न सके। अब जाहिर है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। मुमताज के गुजरने के ठीक 1 साल बाद 1632 में जगह चुनी गई और काम शुरू हुआ। इसके बाद पूरे 22 सालों का एक लंबा अथक संघर्ष चला। एक इंसान के कच्चे दुख से शुरू हुआ ये सफर 1653 में जाकर इस मास्टरपीस के रूप में पूरा हुआ और फिर 1666 में शाहजहां के निधन के साथ इस पूरे महाकाव्य का एक भावुक सा चक्र पूरा हो जाता है। चलिए अब उस जमीन की बात करते हैं जहां ये खड़ा है। यमुना नदी के किनारे 42 एकड़ की जगह चुनी गई और इसका एक खास कारण था ताकि शाहजहां इसे आगरा फोर्ट से सीधे देख सकें। लेकिन नदी के एकदम किनारे इतनी भारी इमारत खड़ी करना ये बहुत बड़ा रिस्क था। इसका उपाय क्या निकाला गया? 50 फीट गहरे कुएं खोदे गए और उन्हें आबनूस और महोगनी जैसी खास लकड़ियों से भर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लकड़ियां पानी के संपर्क में आने पर सड़ती नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा सख्त हो जाती हैं। इंजीनियरिंग का ये जीनियस तरीका आज भी इस पूरे ढांचे को मजबूती से संभाले हुए है। अब जरा इसकी प्लानिंग और डिजाइन पर नजर डालते हैं। शाहजहां ने इसके लिए दुनिया भर से बेहतरीन दिमागों को आगरा बुला लिया। मुख्य डिजाइन की कमान उस्ताद अहमद लाहौरी और मीर अब्दुल करीम के हाथों में थी, जबकि तुर्की से आए इस्माइल खां को इसके उस मशहूर गुंबद को बनाने की विशेष जिम्मेदारी दी गई। और इनकी प्लानिंग कितनी दूरदर्शी थी, इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मुख्य ढांचे के चारों कोनों पर जो मीनारें हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधी खड़ी नहीं है। उन्हें जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाया गया है। क्यों? क्योंकि ये 17वीं सदी का भूकंप से बचाव का एक स्मार्ट तरीका था। अगर कभी बहुत तेज भूकंप आए भी तो मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी और बीच का मुख्य मकबरा एकदम सुरक्षित रहेगा। है ना कमाल का आइडिया? चलिए अब बात करते हैं सामग्रियों की और उस जमाने के उस विशाल ग्लोबल लॉजिस्टिक्स की, जिसे सुनकर शायद आज के सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स भी हैरान रह जाएं। ये कोई छोटा मोटा लोकल प्रोजेक्ट नहीं था। 300 किलोमीटर, ये वो दूरी है जो आगरा और राजस्थान के मकराना के बीच है। ताजमहल को जो चीज सबसे ज्यादा खास और खूबसूरत बनाती है वो है इसका सफेद, चमकदार और थोड़ा पारभासी संगमरमर। और ये टॉप क्वालिटी का पत्थर इसी 300 किलोमीटर दूर मकराना की खदानों से काटकर लाया गया था। लेकिन इसे लाया कैसे गया? इसे ढोने के लिए 1000 हाथियों और 200 बैलों की पूरी एक फौज काम पर लगाई गई थी। सोचिए, 2 से 3 टन वजनी मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक्स चिलचिलाती धूप, तेज बारिश और कीचड़ भरे रास्तों के बीच खींचे जा रहे हैं। हर एक ट्रिप में 3-3 हफ्तों तक का समय लगता था। ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन और विशाल प्रयास था। और ये तो सिर्फ संगमरमर की बात हुई। मुगलों का व्यापारिक नेटवर्क कितना विशाल था, जरा इसे देखिए। इस इमारत को सजाने के लिए 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर इस्तेमाल हुए। चीन से जेड आया, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम, अफगानिस्तान से लापिस लजूली और तो और कोलंबिया से पन्ना मंगाया गया। मतलब दुनिया के लगभग हर कोने से कुछ ना कुछ लाकर यहाँ सजाया गया। लेकिन पत्थर और रत्न खुद तो इमारत बन नहीं जाते। तो चलिए अब बात करते हैं उस मानवीय पहलू की, उन लोगों की जिन्होंने इसे अपने हाथों से तराशा। इस विशाल प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाने के लिए यमुना नदी के किनारे पूरी की पूरी अस्थायी बस्तियां बसाई गई थीं।
करीब 20,000 लोग। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 20,000 मजदूरों और कारीगरों की मेहनत की कहानी है जो हर सुबह फज्र की अजान के साथ अपने काम पर लग जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां को पता था कि एक अच्छी वर्कफोर्स के बिना ये अजूबा नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने इन कारीगरों का पूरा ध्यान रखा। उन्हें रोज ताज़ा रोटी, दाल, सब्जी और महीने में 2 बार गोश्त दिया जाता था। और जो कुशल राजमिस्त्री थे, उन्हें रोजाना 1 से 2 रुपए मिलते थे, जो 17वीं सदी में एक बहुत ही शानदार तनख्वाह मानी जाती थी। और हाँ, ये कोई साधारण मजदूरी वाला काम नहीं था। यहाँ विशेषज्ञों की एक पूरी फौज तैनात थी। 5,000 नक्काशी करने वाले, 1,500 सुलेखक यानी कैलीग्राफी के एक्सपर्ट्स और कीमती पत्थरों को जड़ने वाले 1,000 उस्ताद। इससे पता चलता है कि इस काम में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बेमिसाल हुनर और कला की जरूरत थी। इस हुनर की एक बानगी है इतालवी पेत्रा ड्यूरा तकनीक। ये काम कितना बारीक था, आप इसका अंदाजा लगाइए। पहले मार्बल में एकदम सटीक खांचे खोदे जाते, फिर रत्नों को घिसकर उस खांचे के आकार का बनाया जाता और फिर उन्हें चूना, अंडे की सफेदी और रेजिन से बने एक खास गोंद से चिपकाया जाता था। काम इतना जटिल था कि कभी कभी महज 1 इंच की जगह में 50 से 60 अलग अलग टुकड़े फिट किए जाते थे। सिर्फ 10 बाई 10 फीट का एक पैल तैयार करने में ही महीने लग जाते थे। और डिटेल्स पर उनका ध्यान तो बस देखते ही बनता है। एक कमाल का इल्यूजन देखिए। मुख्य द्वार पर फारसी सुलेखक अमानत खान ने कुरान की आयतें कुछ इस तरह उकेरी कि जैसे जैसे डिजाइन ऊपर की ओर जाता है, अक्षरों का आकार जानबूझकर बड़ा किया गया है। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप जमीन से खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो वो पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको एकदम एक समान आकार का दिखाई देता है। ये उस वक्त का परफेक्ट ऑप्टिकल इल्यूजन है। चलिए, अब हम आते हैं इसके सबसे मशहूर, सबसे मुश्किल हिस्से पर। वो है इसका 12,000 टन भारी गुंबद, जो इस पूरी इमारत का ताज है। 44 मीटर की ऊंचाई वाला ये गुंबद बिना गिरे कैसे टिका है? इसका राज छिपा है डबल डोम यानी दोहरे गुंबद की तकनीक में। अगर बाहर से दिखने वाला वो विशाल गुंबद अंदर से भी वैसा ही होता तो छत बहुत भारी हो जाती और उसके गिरने का खतरा रहता। इसलिए उन्होंने अंदर एक छोटा 80 फीट ऊंचा गुंबद बनाया ताकि कमरा खूबसूरत और सही अनुपात में लगे, और बाहर से भव्यता दिखाने के लिए एक 115 फीट का दूसरा बाहरी गुंबद बनाया। दोनों के बीच खाली जगह है। एक तीर से 2 निशाने। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 12,000 टन का वो विशाल गुंबद ईंट और पत्थर के बने 15 फीट मोटे एक ठोस छल्ले पर टिका हुआ है। इसके बिल्कुल ऊपर 9 फीट का एक कलश है जो शुरुआत में 40 किलो सोने का हुआ करता था। मुख्य कक्ष की बात करें तो वहां की ध्वनि की यानी अकोस्टिक्स ऐसे हैं कि कोई भी आवाज 28 सेकंड तक गूंजती है। और एक दिलचस्प बात, ऊपर जो 2 खूबसूरत कब्रें हम देखते हैं वो दरअसल सिर्फ दिखाने के लिए हैं। असली कब्रें ठीक उनके नीचे तहखाने में सुरक्षित रखी गई हैं। खैर, 1653 में जब 22 साल की मेहनत के बाद यह मास्टरपीस बनकर तैयार हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि शाहजहां की जिंदगी का आखिरी पन्ना इतना दर्दनाक होगा। इतिहास भी कैसे क्रूर मजाक करता है। 1658 में औरंगजेब ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और अपने ही पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। जरा सोचिए, जिन हाथों ने इस दुनिया के सबसे खूबसूरत अजूबे को बनवाया, वो अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से उसे दूर से निहारने को मजबूर रहे। 1666 में जब उनका निधन हुआ तो उन्हें भी मुमताज के बगल में दफना दिया गया, और इसी के साथ उस भव्य मुख्य कक्ष की जो परफेक्ट सिमेट्री थी वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे सामने एक सवाल आता है, असली चमत्कार क्या था? वो शानदार तकनीक, या फिर वो समर्पण, वो बारीकी और वो 20,000 लोगों की मानवीय इच्छा शक्ति? 22 सालों का वो लंबा संघर्ष सिर्फ एक संगमरमर का ढांचा नहीं है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब बेमिसाल प्लानिंग और इंसानी हौसला एक साथ आते हैं तो ऐसी विरासत जन्म लेती है जो दुनिया के साम्राज्यों के मिट जाने के बाद भी सीना ताने खड़ी रहती है। आज के इस विश्लेषण के बाद ये सोचना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ प्यार का प्रतीक है या फिर इंसानी जिद और हुनर का सबसे बड़ा स्मारक। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।